आप खाना रोज खाते हैं, आप सोते रोज है, तो एक्सरसाइज में ये तमाम बहाने क्यों आ जाते हैं कि हफ्ते में 3 दिन करना चाहिए, 5 दिन करना चाहिए। 4 पिलर्स हैं हेल्दी रहने के लिए, 4 पिलर्स है सक्सेस के लिए, 4 पिलर्स है अच्छी लाइफ जीने के लिए। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 इज एक्सरसाइज या मूवमेंट। जब हम धरती पे आए थे तो हम हंटर गैदरर्स थे, हम जंगल में रहते थे, हम सूर्य उदय के साथ उठते थे, उठने के साथ हम मूवमेंट हमारी नेचुरल लाइफ का पार्ट था। उठते ही सबसे पहले खाना ढूंढने जाते थे, ये नेचुरल है। हम कई किलोमीटर्स चलते थे, तो मूवमेंट हमारा नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ था। बट अभी हमारे लिए हमने लाइफ इतनी कंफर्टेबल कर ली है कि हम जोमेटो पे बटन दबाते हैं और वो हमारे डोर तक खाना ले आता है। और यहां तक तो छोड़िए, अभी थोड़े दिन की बात है क्योंकि हमारे बेड तक भी ले आएगा। तो ये सारी वजह से हमने एक्सरसाइज इन्वेंट की। ह्यूमंस ने एक्सरसाइज इन्वेंट की। एक्सरसाइज क्या होती है? इन्वेंशन बाय ह्यूमंस है कि क्योंकि कैलोरीज बर्न करनी है, बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है मूवमेंट की वो हम नेचुरली नहीं पूरी कर पा रहे, क्योंकि हम आम अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरह हम कई किलोमीटर तो नहीं चल रहे हैं। एक बुक है व्हाई वी स्लीप। स्लीप भी जब करते हैं तो रात को 90 मिनट्स की एक स्लीप साइकिल होती है, जिसमें पहले लाइट स्लीप होती है, फिर डीप स्लीप होती है, और उसमें रेम स्लीप भी एक चीज होती है। रेम स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो कि हमारी ड्रीम्स से कोरिलेट करती है। चौथे पिलर पे विच इज नॉन स्लीप डीप रेस्ट। नॉन स्लीप डीप रेस्ट को एक कह सकते हैं आप साइंटिफिक टर्म है, जिसमें हम सो नहीं रहे हैं लेकिन हम डीप रेस्ट कर रहे हैं। तो वो आप हमारे स्पिरिचुअल एंगल से रिलेट कर सकते हैं मेडिटेशन से, योगा निद्रा से। जिंदगी में आपका रिश्ता सबसे ज्यादा किसके साथ चलता है? माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, सहपाठी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ? नहीं। सबसे लंबा अगर रिश्ता कहीं चलता है तो वो है आपका अपने तन के साथ, शरीर के साथ, बॉडी के साथ। और इस बॉडी को फिट रखना, स्वस्थ रखना, खुश रखना, अगर ये आप सीख गए हैं तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। और इसी बात को हम आपको समझाने के लिए, इस बात का पूरा डिटेल देने के लिए हमारे सामने जो लेकर आए हैं जिस शख्सियत को, उनका नाम है डॉक्टर अर्पित बंसल। और आपका स्वागत है। मेरी सहेली का ये स्पेशल पॉडकास्ट डॉक्टर साहब के साथ होगा, जो सर्जन भी हैं और जाने क्या 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 इतनी सारी रिसर्च की बातें करते हैं कि आप घूम कर रह जाते हैं। हाउ आर यू? वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मेरी सहेली के लिसनर्स, थैंक यू, आप लोग ने मेरे को यहाँ इनवाइट किया और एक अपॉर्चुनिटी दी आपके लिसनर्स से कनेक्ट करने की। और ज़िंदगी में जैसे आपने बोला कनेक्शन ही सब कुछ है, तो हम कनेक्ट करेंगे लोगों से, हेल्थ की बातें करेंगे, लंबा जीने की बातें करेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग नई नई बातें करेंगे। जान है तो जहान है, मैं बचपन से पढ़ते आ रही थी। एक्सप्लेन कर दीजिए इस बार, डॉक्टर साहब की जुबानी एक्सप्लेन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जान है तो जहान है ना, ये आप जान। तो बेसिकली लाइफ, जैसे आपने बताया कि आर बेस्ट रिलेशनशिप हैज़ टू बी विद आर ओन सेल्फ, मतलब हमको अपने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्यार करना है। अगर आप अपने से सबसे अच्छा प्यार करेंगे तो आप अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपनी बेटे से, अपने बच्चों से, सब अपनी जीवन से प्यार करेंगे। और उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी? हेल्दी रहना। एंड हमारी जब हम आते हैं इस धरती में, तो हमारा जब हम पैदा होते हैं तो कोई एक इंसान है जो मरना चाहता है? नहीं, है ना। सबका मकसद एक ही होता है कि हमको जीना है, एंड अच्छा जीवन जीना है, खुश जीवन जीना है और लंबा जीवन जीना है। पर कोई वो जो लंबा जीवन की जो भी बात होती है, कभी भी बात होती है, उसमें कभी ये नहीं लगता है कि हमको बीमार लंबा जीवन कोई नहीं जीना चाहता है। हमेशा हेल्दी जीवन जीने की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो आज हम यही सारी बातों को और डिटेल में जानने के लिए आए हैं कि लंबा कैसे जीना चाहिए, लंबा कितना जीना चाहिए। और आजकल साइंस के हिसाब से 100 ईयर्स बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत लोग जी रहे हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं दुनिया में, कई आइलैंड्स के पास में, जो कुछ जादुई चीज़ कर रहे हैं, शायद कोई अलग डाइट खा रहे हैं या कुछ क्या चीज़ें, उनका लाइफस्टाइल। अगर हमने ऐसे साइंटिफिक बहुत रिसर्चेज हुई हैं लॉन्जिविटी को लेके, हेल्दी लाइफ जीने के लिए कितना लंबा जी सकते हैं। और साइंस से ये पता चला है कि हम लोग बहुत सारे बीमारियों से डरते हैं। जैसे एक बहुत हमारा कॉमन डर है कैंसर, और क्योंकि मैं कैंसर सर्जन हूँ तो मैं कैंसर के पेशेंट्स बहुत देखता हूँ। और कैंसर रिलेटेड डर बहुत मैं रूटीन चीज़ें हैं मेरी लाइफ की, क्योंकि रोज़ आए दिन मेरे पास पेशेंट आते हैं। किसी लेडी को ब्रेस्ट में फॉर एग्जांपल लंप होता है, तो जिसको बहुत सारे लोग हैं, अवेयरनेस हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बीमारी है, कैंसर से भी बड़ी। और अगर हम बॉडी के बारे में अवेयर रह सकते हैं तो हम कैंसर छोड़िए, हम हेल्दी जी सकते हैं, हम लंबा जी सकते हैं, हम फिट जी सकते हैं।
और हेल्दी रह सकते हैं। तो अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के अगले 10 साल तक बहुत हेल्दी रखना है तो शुरुआत तो शायद मुझे आज ही से करनी पड़ेगी, राइट? तो हाँ एग्जैक्टली तो मैं तो हमेशा सवाल उल्टा पूछना चाहता हूँ ये अच्छा। कि आपको आखिरी के 10 साल आपके ज़िंदगी की हेल्दी कैसे रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऑन एन एवरेज माइंडसेट अब थोड़ा थोड़ा मेंटेलिटी लोगों की चेंज हो रही है कि 70-80 तक जी सकते हैं, इतना तो सब लोग बिलीव करने लग गए हैं क्योंकि हमारे दादी नानी आजकल हेल्थ केयर इतना अच्छा हो गया है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हो गए, अच्छे मतलब ट्रीटमेंट हो गए, अच्छी दवाइयाँ हो गई हैं और अच्छे लाइफस्टाइल पे लोग जा रहे हैं। तो 70-80 नॉर्मल जीना है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 100 ईयर्स तक टारगेट किया जा सकता है अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो उल्टा सवाल ये होता है कि आखिरी 10 साल आपकी ज़िंदगी के आप कैसे बिताना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपकी नज़रिया ही सोच आपकी सोच बदल देगा हर इंसान की ज़िंदगी के बारे में, कि आप एक लिस्ट बनाना शुरू करिए। आप एक दिमाग में एक फिगर बना लीजिए, चाहे आपके लिए वो 80 है, मेरे लिए वो 100 है ना, और किसी के लिए वो 120 भी हो सकता है और 120 लोग जी सकते हैं। और इतना साइंटिफिकली रिसर्च हेल्थ के लिए हो चुका है, कैंसर से डरने की कोई बात नहीं है। हम आगे भी इस पर बहुत लेक्चर करेंगे। कैंसर रिसर्च बहुत आगे चल चुका है। अगर आप अवेयरनेस को मास्टर कर सकते हैं, अपनी बॉडी के प्रति अवेयरनेस, अपनी बॉडी का प्यार का अवेयरनेस, तो अब कैंसर बहुत एवरेज चीज़ है, उससे एक दिन का डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमको एजिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ना अब जो कैंसर रिसर्च जो 50 साल पहले था, 50 साल पहले आज 2024 हो रहा है, तो जब 1984 या 1975 में जब कैंसर किसी को होता था तो उस समय तो कैंसर मतलब डेथ स्टेटमेंट ही था कि इंडिया में मान लीजिए 1990s या 2000 तक भी लोग कैंसर मतलब खत्म, कुछ हो ही नहीं सकता। माइंडसेट ही हमारा चेंज हो जाता था कि कैंसर से तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। बट अब रिसर्च 50 सालों में बहुत बदल चुकी है, तो कैंसर से के बारे में तो डरना ही नहीं है। अभी हम और कई आगे बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन कैंसर एजिंग से करना है। मतलब एजिंग एक बीमारी है बूढ़ा होना, उसको हम ठीक कर सकते हैं और हमको यहाँ तक कि रिवर्स कर सकते हैं। आजकल रिवर्स एजिंग की बातें हो रही है। अच्छा, ओके। मतलब ये सब सुन के ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ में कोई छड़ी हो और आप ना वो सेल की जिंदगी बदल देने वाले हैं, वो जो डीएनए है वो चेंज। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आजकल रिसर्च ऐसे हो गई है जिसपे ऐसे काम हो रहे हैं, सेल की एजिंग पे काम हो रहे हैं। आपका ब्लड से आप बता सकते हैं आपकी ब्लड की एज क्या है, आपके हार्ट ब्लड से ये बता सकते हैं आपकी हार्ट की एज क्या है, आपकी ब्रेन की एज अलग है, आपकी हार्ट की एज अलग है। क्रोनोलॉजिकल एज तो आप नहीं बदल सकते, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपका हार्ट का एज, आपका ब्रेन का एज ये आप बदल सकते हैं। तो फिर लास्ट वो जो मेन क्वेश्चन था वो तो हमने बताया नहीं। तो एक आखिरी 10 साल आप अपने दिमाग में डिसाइड कर लीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए 80 ईयर्स 100 ईयर्स, एंड एक लिस्ट बनाइए कि आखिरी 10 साल में आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बर्ड वॉचर हूँ, मैं एक रनर हूँ, मैं ओशन से भी कनेक्ट करता हूँ, मैं स्कूबा डाइविंग भी करता हूँ। तो कुछ एक्टिविटीज़ है जो मेरे को बहुत प्रेम है, नेचर में जाना, पहाड़ों में घूमना, बर्ड की फ़ोटो खींचनी। मैंने हज़ारों बर्ड्स की फ़ोटोज़ खींची हैं। इंडिया में नंबर 7 पे हूँ मैं। तो मैं आखिरी 10 साल मेरी लिस्ट में बर्ड वॉचिंग है, आखिरी 10 साल मेरी लिस्ट में रनिंग है, आखिरी 10 साल में पुशअप पुलअप मतलब अपनी फिटनेस रेजिमेन करना चाहता हूँ, आखिरी 10 साल में घूमना चाहता हूँ पूरी दुनिया। जो अभी तो बहुत साल बचे हैं, लेकिन अगर कुछ जगहें बची हो तो मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ। तो अगर एक लिस्ट बनाए वो, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सट्रीम पर्सनैलिटी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो लिस्ट थोड़ी एक्सट्रीम हो सकती है। कोई एक सिंपल आदमी के लिए वो हो सकती है कि आखिरी 10 साल वो अपना हाउस होल्ड काम, मतलब अपना घर का काम करना, अपना साफ सफाई खुद करना चाहता है, खाना खुद बनाना चाहता है, या ट्रैवल करना चाहता है, या अपने फैमिली के लिए रहना चाहता है, या अपने बच्चों के लिए रहना चाहता है। तो ये सब हम एक लिस्ट बनाएंगे कि आखिरी 10 साल आपको क्या करना है हेल्दी। तो उसके बाद फिर आपको खुद ही दिखेगा कि अगर आपको मेरे को 90 से 100 तक मेरे को रनिंग करनी है, या 90 से 100 तक मेरे को बर्ड वॉचिंग करनी है, तो मेरे को आज उसके लिए क्या करना होगा। आज मैं मान के चलिए 38 ईयर्स का हूं, तो अगर आज मेरे को 90 ईयर्स पे रनिंग करनी है, या 90 ईयर्स पे मेरे को कुछ बर्ड वॉचिंग करनी है, या ट्रैवल करना है, या घूमना फिरना है, तो आज उसके लिए क्या चेंजेस करनी है, तब अब वो अवेयरनेस आप बॉडी की जागेगी और फिर उसके बारे में आप बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं हेल्थ को रिलेटेड। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए ज़रूरी क्या है, तो उसके लिए हम एक 4 पिलर्स होते हैं हेल्थ के, उस पर हम बात करते हैं, है ना। हेल्थ मतलब हेल्दी रहने के लिए 4 पिलर्स होते हैं। सबसे कोई भी जो भी थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस या लंबा जीने की बात करता है, वो सबसे पहले बात आती है न्यूट्रिशन की।
है ना. न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रिशन तो अब डाइट के बारे में हम थोड़ा आगे फिर से बात करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में अभी मैं कम बता रहा हूँ. न्यूट्रिशन मतलब हेल्दी खाना चाहिए. ओवरऑल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पे हम नहीं जाएंगे. हर बॉडी अलग है, तो हर बॉडी को अलग डाइट सूट करती है. किसी को कुछ सूट करता है. आपकी बॉडी जेनेटिक्स पे हम फिर से बात करेंगे, लेकिन तो सबसे पहले न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन, क्योंकि पानी कितना पीना चाहिए बॉडी के लिए. हम 70% हमारी बॉडी पानी है. तो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन एक ही पिलर है. मतलब 4 पिलर्स हैं हेल्दी रहने के लिए, 4 पिलर्स है सक्सेस के लिए, 4 पिलर्स है अच्छी लाइफ जीने के लिए. नंबर 1 न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में हाइड्रेशन है. और नंबर 2 इज एक्सरसाइज या मूवमेंट. जब हम धरती पे आए थे तो हम हंटर गैदरर्स थे, हम जंगल में रहते थे. तो हम सूर्योदय के साथ उठते थे, सनराइज के साथ हम उठते थे, और उठने के साथ हम मूवमेंट हमारी नेचुरल लाइफ का पार्ट था. हम उठते ही सबसे पहले खाना ढूंढने जाते थे. ये नेचुरल है, ये बॉडी का. ह्यूमन जब पैदा हुए थे, ह्यूमंस जब डायनासोर के बाद ह्यूमंस आए थे, तो हम सबसे पहले एम होता था हमको खाना. चाहे हम किसी को मार के खा रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, या कोई प्लांट से डाइट कर रहे हैं, बट हम कई किलोमीटर्स चलते थे. तो मूवमेंट हमारा नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ था. बट अभी हमारे लिए इतनी हमने लाइफ इतनी कंफर्टेबल कर ली है कि हम जोमेटो पे बटन दबाते हैं और वो हमारे डोर तक खाना ले आता है. और यहाँ तक तो छोड़िए, अभी थोड़े दिन की बात है क्योंकि हमारे बेड तक भी ले आएगा, डोर के अंदर भी आ जाएगा. तो ये बहुत ही खराब लाइफस्टाइल है. तो अब मूवमेंट in life is not a necessity anymore. We have made our life extraordinary comfortable, luxurious. तो this is not good. And फिर ये सारी वजह से हमने एक्सरसाइज इन्वेंट की. ह्यूमंस ने एक्सरसाइज इन्वेंट की. एक्सरसाइज क्या होती है? इन्वेंशन बाय ह्यूमंस है कि क्योंकि कैलोरीज बर्न करनी है, बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है मूवमेंट की, वो हम नेचुरली नहीं पूरी कर पा रहे. क्योंकि हम आम अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरह हम कई किलोमीटर तो नहीं चल रहे हैं. हम अपना उठते हैं, ब्रश करते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं, गाड़ी से ऑफिस जाते हैं आखिर ज्यादातर. तुम कोई मूवमेंट नहीं है. तो इसलिए हमको एक रूटीन में एक्सरसाइज लाना पड़ रहा है. लेकिन मूवमेंट बॉडी की एक नेचुरल फॉर्म है. तो नंबर 1 हो गया न्यूट्रिशन और साथ में हाइड्रेशन. नंबर 2 हो गया मूवमेंट और एक्सरसाइज. नंबर 3 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा एक ब्रेन के लिए सिर्फ रेस्ट ही नहीं है, बट हमारा ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, हमारी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो है स्लीप. तो ये भी अगेन हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक होता है जिसको कहते हैं सर्कैडियन रिदम्स. 24 घंटे का क्लॉक होता है, और वो एक सूर्य सनराइज के साथ वो क्लॉक ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेन में एक सेट होता है. सुप्राकायज्मेटिक न्यूक्लियस एक ब्रेन का एक ऑर्गन है, एक छोटा सा पार्ट है सुप्राकायज्मेटिक न्यूक्लियस. बहुत ही टेक्निकल टर्म है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो वो एक क्लॉक है. लिटरली वो एक क्लॉक है. आप जब उठते हैं, जब आपकी आंखों में सबसे पहले लाइट जाती है, तो वो क्लॉक शुरू हो जाती है. और कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे एडिनोसिन, कॉर्टिसोल, जो लेवल्स बढ़ने लगते हैं, और वो क्लॉक शुरू हो जाती है कि 15-16 घंटे तक वो क्लॉक एक्टिव रहेगी, और उसके बाद फिर आपको नींद आने लगेगी. तो फिर आपका दिन खत्म हो गया, फिर आप अंधेरा हो जाएगा. नॉर्मली उस समय तक सनसेट हो जाएगा, और फिर आपका सोने का समय हो जाएगा. और सोना नॉर्मली रिकमेंडेड है 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे. तो ये साइंटिस्ट कहते हैं कि सोना 8 घंटे सोना ब्रेन की हेल्थ के लिए, बॉडी हेल्थ के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे लिवर फंक्शन के लिए, हमारे किडनी फंक्शन के लिए, हमारे हार्ट फंक्शन के लिए, हमारे सब ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और सोना सिर्फ बॉडी के रेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सोने में हमारा मेमोरी फंक्शनिंग होता है, हमारा दिमाग रिफ्रेश होता है, हमारा इम्यून सिस्टम रीबूट होता है, हमारा लिवर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारा हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे मेन सिस्टम. क्योंकि हम कंज्यूम तो डाइट खाने से ही करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है. तो वो हमारा रीसेट होता है. और साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर आप स्लीप डेप्रिवेशन कर रहे हो, मतलब 1 घंटे की नींद, स्लीप क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन, मतलब लगातार अगर आपकी नींद की कमी है, आप 4 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो रहे हो, तो कैंसर, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, लाइफस्टाइल डिजीजेस की भरमार ही शुरू यहाँ से हुई है. ऑब्वियसली न्यूट्रिशन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, ओबिसिटी, डायबिटीज लेके, लेकिन स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक मैं भी नहीं कर रहा था. लेकिन मैंने आजकल रिसर्च बहुत की स्लीप के बारे में. एक बुक है व्हाई वी स्लीप, एक बुक का नाम है मैट वॉकर करके, मैथ्यू वॉकर. ही इज अ साइंटिस्ट हु हैज डन एक्सटेंसिव रिसर्च कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट और क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब स्लीप में क्या होता है ब्रेन के लेवल पे. तो इसीलिए ये मैंने जो रिंग पहना हुआ है, ये अल्ट्रा ह्यूमन रिंग है, एक AI रिंग है, जिससे मेरा स्लीप स्कोर पता चलता है कि मैंने रात को कितना अच्छे से सोया. स्लीप में भी अगर आप जानेंगे तो अलग अलग साइकिल्स होती है.
तो उस तरह 24 घंटे की साइकिल जो बॉडी के क्लॉक है वो एक 90 मिनट्स के छोटे साइकिल्स में ब्रेकन डाउन है। मतलब हर 90 मिनट्स में एक साइकिल होती है। जैसे स्लीप भी जब करते हैं तो रात को 90 मिनट्स की एक स्लीप साइकिल होती है, जिसमें पहले लाइट स्लीप होती है, फिर डीप स्लीप होती है, और उसमें रैम स्लीप भी एक चीज होती है। रैम स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो कि हमारी ड्रीम्स से कोरिलेट करती है। फिर 90 मिनट्स बाद एक स्लीप साइकिल खत्म हो जाती है, फिर दूसरी स्लीप साइकिल शुरू होती है। तो नाम तौर पे नॉर्मल नाइट में आपको 4 से 5 स्लीप साइकिल्स मिलती है। तो इसीलिए इस पे फिर हम आते हैं चौथे पिलर पे, फोर्थ पिलर, विच इज नॉन स्लीप डीप रेस्ट। और यानी कि नॉन स्लीप डीप रेस्ट को एक कह सकते हैं आप साइंटिफिक टर्म है, जिसमें हम सो नहीं रहे हैं लेकिन हम डीप रेस्ट कर रहे हैं। तो वो आप हमारे स्पिरिचुअल एंगल से रिलेट कर सकते हैं मेडिटेशन से, योगा निद्रा से। तो वो एक ही चीज है, नॉन स्लीप डीप रेस्ट या मेडिटेशन या योगा निद्रा या आप भगवान से कनेक्ट करना, या जो भी आप मान लीजिए 20 मिनट एक ये नियम होना चाहिए सबकी लाइफ में, स्टूडेंट से लेके बिजी प्रोफेशनल्स। मैं कैंसर सर्जन हूँ, मैं भी बहुत बिजी डॉक्टर हूँ, तो मेरे को पास भी समय कम होता है, लेकिन 20 मिनट अगर आप ये कर रहे हैं तो उससे आपका मेंटल हेल्थ इलनेस आपको कभी नहीं होगी। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज से आप बच जाएंगे। तो ये फोर्थ पिलर है। मतलब मैं इतना इंपॉर्टेंस इसको इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए आप समझिए कि नंबर 1 न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन पे तो न्यूट्रिशन पे तो सभी लोग बात करते हैं, हाइड्रेशन बहुत ही इग्नोर टॉपिक है। एक्सरसाइज पे भी बहुत लोग बात करते हैं, और लेकिन एक्सरसाइज पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप खाना रोज खाते हैं, आप सोते रोज हैं, तो एक्सरसाइज में ये तमाम बहाने क्यों आ जाते हैं कि हफ्ते में 3 दिन करना चाहिए, 5 दिन करना चाहिए, 4 दिन करना चाहिए, 3 दिन अच्छा करना चाहिए, 2 दिन थोड़ा वीक करना चाहिए। या कोई बहुत लोग होता है तो भी बहुत फिटनेस फ्रीक होता है तो भी बोलता है 6 दिन करना चाहिए, संडे को ब्रेक लेना चाहिए। तो ये एकदम गलत कंसेप्ट है। क्या आप संडे को खाने से ब्रेक लेते हैं? संडे को आप पानी पीने से ब्रेक लेते हैं? संडे को आप सोने से ब्रेक लेते हैं? तो आप एक्सरसाइज से कोई ब्रेक नहीं होती है। एक्सरसाइज आपको 7 दिन करना है। अच्छा। मतलब देयर कैन बी वन डे वेयर यू आर डूइंग लाइट एक्सरसाइज, लाइट मूवमेंट। आप हर आदमी के लिए लाइट अलग हो सकता है। मैं रोज 10 किलोमीटर भागता हूँ, 5 किलोमीटर भागता हूँ, तो मेरे लिए संडे मैं छोटा, आई विल रन 2 किलोमीटर रन, बट movement has to be daily, so it has to, it is a, and it is a proven scientific thing. There cannot be no weekly offs for movement. Sundays नहीं हो सकते। अरे weekly off तो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो जाता है, राइट? तो इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक दिन की छुट्टी चलती है। तो मैं बोल तो रहा हूँ, उस दिन आप वॉक कर लीजिए, उस दिन आप अपने डॉग के साथ वॉक कर लीजिए, अपने बच्चों के साथ खेल लीजिए। मतलब कोई ना कोई फॉर्म ऑफ मूवमेंट इज नेसेसिटी। ब्रेक में मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बेड में पड़े हुए हैं पूरे दिन, सो रहे हैं और खाना जोमेटो पे आ रहा है। तो दैट इज अ लग्जरी, बट दैट इज हार्मिंग आवर हेल्थ। अगर आपको लॉन्जिविटी की बात करनी है, आप अगर लंबा जीने की बात कर रहे हैं, तो जो भी इंसान 100 ईयर्स जी रहा है वो संडे में घर पे पूरा बिता नहीं रहा है। देखिए, दे कैन बी डेज where you can take off from work, from stress. True. But body के ये 4 पिलर पे हमको रोज काम करना चाहिए। तो ऐसे में आप स्ट्रेस की भी बात कर रहे थे, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया, अगर हम 4th पिलर को ध्यान दे रहे हैं, नॉन स्लीप डीप रेस्ट, तो ये नॉन स्लीप डीप रेस्ट तो हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा उनको बार बार लग रहा होगा बहुत टेक्निकल टर्म है, बट आप उसको एज मेडिटेशन टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मेडिटेशन अलग अलग फॉर्म के होते हैं, 1000 तरह के होते हैं। मैंने बहुत तरह के मेडिटेशन एक्सप्लोर किए। मैं रेकी भी करता हूँ, मैं रेकी मास्टर भी हूँ। मैंने ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, कई गुरुओं से वो भी सीखा है। मैंने विपासना भी किया है। तो वो अलग अलग मेडिटेशन है, स्लीप डेप्रिवेशन, यहाँ तक कि मैं तो अंडर वाटर मेडिटेशन भी करता हूँ। अगर मेरे को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे मेरे पास एक छोटा टैंक है। मैं स्कूबा डाइवर भी हूँ, मैं स्कूबा डाइविंग करता हूँ, पानी में, ओशन में जाता हूँ। तो इलाहाबाद तो ओशन से बहुत दूर है, लेकिन इलाहाबाद में मेरे पास एक छोटा सा ऑक्सीजन टैंक, एयर टैंक है, जिसमें 20 मिनट की हवा है, मतलब मैं भर सकते हैं पंप से, और मैं पानी के अंदर जाके 20 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। नॉट एवरी डे, बट आई ट्राई टू डू इट 2 to 3 times a week. अरे बाप रे, that is something I have never heard of. Exactly. So ये बहुत ही यूनिक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, और उससे आपका मेंटल इतना कामनेस, जैसे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को डिफॉल्ट ब्रेन नेटवर्क, या खाली ये जो हम डे ड्रीमिंग जो हम बात करते हैं, डे ड्रीमिंग, वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारे लोग, बच्चे बीच में खो जाते हैं, स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और पीछे से टीचर ने एक सर पे टपड़ी मारी कि कहाँ खोए हुए हो, तो दैट इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग।
है ना, वो हमने अक्सर एहसास किया होगा, हर आदमी, हम लोग ने कभी ना कभी हमने डे ड्रीम किया होगा। तो डे ड्रीम डेली करना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। डे ड्रीम रोज करना चाहिए। डे ड्रीम इज अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन ओनली। वो आप एक जोन में खो गए हो, उस समय आपका कोई फोकस नहीं है, उस समय आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं चल रहा है कि उठना है, टिफिन बनाना है, स्कूल जाना है, बच्चों को छोड़ना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में ये काम करना है, बॉस ये पूछेगा, या आप खुद बॉस हो तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, सैलरी देनी है, मतलब दुनिया भर की चीजें हैं, हेल्थ को लेके स्ट्रेस है, दवा खानी है, डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो ये टास्क पेस है। नॉर्मली जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा घड़ी का काटा शुरू हो जाता है एकदम। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजें करते हैं लाइफ में, बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते, कम करते हैं, लेजी हैं, लेकिन उनके दिमाग में तो चलता है कि ये करना है, वो गिल्टी रहते हैं। तो दिमाग हमारा कॉन्स्टेंटली दौड़ रहा है। तो ये को कहते हैं रेड माइंड। दिस इज द स्ट्रेस माइंड विच इज अ टास्क बेस्ड माइंड। मतलब हम कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है। तो वो उसका दूसरा कंसेप्ट है कॉल्ड ब्लू माइंड और कामिंग माइंड, रिलैक्स माइंड। तो ये एक कंसेप्ट है ब्लू माइंड वाला, जो कंसेप्ट है उस पर हम थोड़ा सा आते हैं। ब्लू माइंड ये है कि ब्लू माइंड अगर वर्ड को हम डिफाइन करें तो ब्लू माइंड इज अ माइल्डली मेडिटेटिव फीलिंग, मेडिटेटिव सेंसेशन विच ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ कामनेस, रिलैक्सफुलनेस, पीसफुलनेस विच हैपन्स नेचुरली विथ ह्यूमंस। हमारे इंसानों के साथ ये ऑटोमेटिक हो जाता है व्हेन वी आर नियर वाटर, व्हेन वी आर अंडर वाटर, व्हेन वी आर ओवर वाटर और व्हेन वी आर अराउंड वाटर। या पानी के आप लेक के किनारे हैं, पानी के अंदर आप स्विमिंग पूल में हैं, या बीच के किनारे आप बैठ के पानी की आवाज सुन रहे हैं, तो या आप घर पे शावर ले रहे हैं, तो या आप एक फाउंटेन को देख रहे हैं। तो ये सारी चीजों में आपका कामनेस आ जाता है ऑटोमेटिकली, और तो इससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो सकता है। रेड माइंड जैसे मैंने बताया इज द स्ट्रेस माइंड, लेकिन रेड माइंड हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कह सकते आप अभी यहाँ बैठे हैं, हम सपोज हम ट्रेन में जा रहे हैं और बाजू में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई दुर्घटना घट गई, तो आप उस समय रिलैक्स नहीं, चिल नहीं मार सकते, है ना। दैट इज नेचुरली नॉट पॉसिबल। दैट इज नेचुरली नॉट पॉसिबल, एग्जैक्टली, वेरी राइटली सेड। वो क्योंकि वो हमारा रेड माइंड उस समय हमको ओवरटेक कर लेता है। अगर एक कुछ दुर्घटना घट गई, फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो आप वहां रिलैक्स करके चिल नहीं मारेंगे। आप अपने आप को और अपने प्यार वाले लोगों को बचाएंगे, भागेंगे, और आपका दिमाग एकदम तेज खुल जाएगा। एकदम आपको पता होगा कि कहां से भागना है, कैसे भागना है। कुछ प्लान नहीं बना होगा तो भी आप भाग जाओगे। आप रात को 2 बजे भी होगा तो भी आप नींद खुल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा नींद आ रही है चलो सो जाते हैं। You have no option. So red mind is good, but प्रॉब्लम ये है आजकल की लाइफ में हम रेड माइंड को कांस्टेंट एक्टिवेट करके रखते हैं। जैसे आपने बताया था मेरे को कि हम सुबह उठते ही हैं तो पहले बच्चे के लिए टिफिन बनाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ के जाना है, अरे लेट हो जाएगी, स्कूल बस आ गई, फिर बच्चों को होमवर्क कराया कि नहीं, ये, और फिर बच्चे वापस से आएंगे, फिर अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, अपना खाना, अपना पीना, हाइड्रेशन, पानी की कमी, तमाम बीमारियां। तो एक कांस्टेंट रेड माइंड स्टेट में है। तो वी हैव टू टेक 20 मिनट्स ऑफ मिनिमम इन आवर डेली लाइफस्टाइल एंड रिलैक्स एंड मेडिटेट और कनेक्ट टू द वाटर और ब्लू माइंड, या कोई एक एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों के लिए पूजा पाठ भी होता है ये, लेकिन पूजा पाठ भी आजकल आप देखेंगे आम लोग स्ट्रेस से करने लग गए कि पूजा पाठ भी एक नियम हो गया कि 9 बजे हमको दिया जलाना है, 9 बजे 8 बजे दिया जलाना है। तो वो एक, अगर आप पूजा पाठ भी अगर आप स्ट्रेस लेके कर रहे हो तो फिर पूजा पाठ का मतलब ही क्या है। अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं ये 4 पिलर्स हैं इनको फॉलो करना चाहिए, तो क्या इस वजह से जो एजिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, जो एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है, आप उम्र रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उस समय में कुछ एक हड्डी कमजोर हो जाएगी, नजर कमजोर, क्या उसको हम यंग एज से ध्यान रख के एजिंग को और डिले कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी सवाल है और बहुत ही सही सवाल है। ज़रूर डिले कर सकते हैं। यही तो एजिंग पे जो आजकल रिसर्च चल रही है उसका यही तो मकसद है कि एजिंग आपने कहा रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको एजिंग को स्लो कर सकते हैं। है ना, एजिंग को। और एक्चुअली लोग बहुत सारे आजकल तो इंजेक्शंस, तमाम चीज़ें में बहुत सारे लेवल पे रिसर्च चल रहा है। एजिंग को रिवर्स के लिए भी एजिंग की बात करें, सी आप क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को तो आप नहीं बदल सकते, वो हमने पहले भी बताया, लेकिन आप अपनी ब्लड एज, अपनी कार्डियोवैस्कुलर एज, आपका हार्ट कितना हेल्दी है। जब फॉर एग्जाम्पल हार्ट एक ऑर्गन है, बॉडी के एक्चुअली तमाम ऑर्गन ऐसे बने हैं कि वो कभी मरने के लिए नहीं बने हैं। मरने के लिए बने ही नहीं है। अगर आप एक आदमी का हार्ट लीजिए जो कि बहुत हेल्दी खाता था, हेल्दी एक्सरसाइज करता था और अच्छे से सोता था, कोई स्ट्रेस कम लिया, और तो 70 साल पे उसने वो फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी रीजन वो मर गया,
तो आपने उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया किसी दूसरे ऑर्गन, तो वो अगर ऐसे आप फिर वो 70 साल एक और आदमी जिया, हाँ. अगर उसने भी हेल्दी जिया और फिर तो वो ऐसे हार्ट कभी मरेगा नहीं. हार्ट इतना अच्छा ऑर्गन है, इसी तरह से ब्रेन भी है. तो हमारे जो भी ऑर्गन्स बॉडी के हैं हम मरते नहीं हैं, लेकिन हम अपने एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, अपने खान पान की वजह से हम बीमारियां इनवाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से मरते हैं. सो वी रेयरली डाई ऑफ ओल्ड एज, एंड ओल्ड एज 100 ईयर्स आराम तक जी सकते हैं. 90% ऑफ द लोग बीमारियों से मरते हैं, है ना, या एक्सीडेंट से मरते हैं. ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स की तो हम बात नहीं कर रहे, वो तो दुर्घटना, वो तो किस्मत, और वो अलग लेवल पे चला जाएगा. तो वो अलग चीज है. सो वी शुड ऑल ट्राई टू एटलीस्ट फोकस कि हम ओल्ड एज से मरे, जब भी मरे. हाँ, करेक्ट. अच्छा, एक बात आप जैसे बोलते हैं स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं या फिर आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो इन सब की वजह से क्या ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है तो आपकी ज़िंदगी और कम हो जाती है? ज़रूर. मेंटल हेल्थ तो सब कुछ है. मेंटल हेल्थ हमारे माइंडसेट से डिटरमिन करता है ना. माइंडसेट मतलब हमारा, हर आदमी अलग अलग है. देखिए, कुछ आदमी कोई एक व्यक्ति है जो बहुत सोच विचार करता है, बहुत ओवर थिंकिंग माइंडसेट है. किसी का माइंडसेट है जो बहुत एंग्जाइटी लेता है. किसी का माइंडसेट है जो कंपैरेटिवली रिलैक्स है, चिल है, टेंशन कम लेता है ना. तो अगर आप ऐसे दो लोगों का जीवन कंपेयर करें, जिनको एक बंदा है जो बहुत रिलैक्स है, चाहे वो मेडिटेशन करता है या उसका माइंडसेट ही वैसा है या नहीं करता है, और एक बंदा है जो हर चीज़ पे 100 बार सोचता है, हर चीज़ पे एंग्जाइटी करता है, नींद नहीं आई उस पर भी एंग्जाइटी, खाना अच्छा खाया नहीं उस पर भी एंग्जाइटी, हर चीज़ पे एंग्जाइटी करता है. तो ये माओ की स्पेशलिटी है. नहीं, बहुत ये एकदम सही चीज़ बोल रहे हैं. और ये माओ के लिए खास कर है कि देखिए, अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे. ये माँ और बच्चों का जो एक प्यार है बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, लेकिन इसमें सारी माओं को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसमें अपनी मेंटल हेल्थ अगर आप ठीक रखेंगे तभी तो आप बच्चों के साथ 90 ईयर्स 80 ईयर्स तक भी रह पाएंगे. नहीं तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो रही है बच्चों के चक्कर में. मेरा आज फ्रेंड मिले थे, एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड है. उनका बच्चा अभी 10th 12th क्लास में है. तो उनके हस्बैंड मेरे को यही समझा रहे थे कि आजकल मेरी वाइफ बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व हो गई हैं, बच्चे, एक ही बच्चा है, बच्चे की पढ़ाई में, खाने में, तो वो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व. मतलब माओ का ये प्यार ही इतना अच्छा है, लेकिन एक लेवल पे हमको अपने आप को, तो भी अपनों बच्चों से, मैं बहुत ऐसी चीज़ कह रहा हूँ जो हो सकता है सबको अच्छी ना लगे, लेकिन वी आर अस, जो आपने स्टार्ट किया था, अपना रिलेशनशिप लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अपने बच्चों से भी ज़्यादा. और अगर आप अपने आप को उतने प्यार दे पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने बच्चों को उतना ही प्यार देंगे. और वो अपनी हेल्थ, अगेन हम बैक सब कुछ उसी चीज़ पे कनेक्ट कर रहे हैं कि अपनी हेल्थ, हमको अवेयरनेस, अगर अपनी बॉडी के प्रति आप प्लीज़ इग्नोर ना करें, ना अपनी हेल्थ इग्नोर करें, ना अपना पानी कम पीना इग्नोर करें, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग, नींद आपकी इग्नोर नहीं करे. तो ये बहुत सारी माओं का ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि मेरे को तो बच्चों के लिए उठना है, रात को मेरे को सब काम करना है, तो मैं नींद कैसे पूरी कर पाऊँ मेरी, है ना. इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. बट वो आप अपना दिनचर्या जिस हिसाब से एडजस्ट करें, या तो स्कूल जाने के बाद फिर से सोए, वो हर आदमी की अलग अलग लाइफ स्टाइल है. वी कैन नॉट गेट इन टू ईच एंड एवरी लाइफ स्टाइल, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर बॉडी. एंड माइंडसेट जो आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंटल स्ट्रेस लेने वाला माइंडसेट और पॉजिटिव ग्रोथ वाला माइंडसेट से आपकी जिंदगी बदल सकती है. There's a difference between a mindset. Mindset can make your life extraordinary और mindset can take your life average. अग्री. हम लोग बहुत स्ट्रेस की और बहुत सारी बातें कर रहे हैं. इस बीच में हम लोगों ने एक बात ये भी की जिसके बारे में आई वांट यू टू रियली मेक मी अंडरस्टैंड. हम लोग डीएनए में भी तब्दीलियां ला सकते हैं. हम ऐसा कुछ बात चल रही थी कि हम लोग एक्चुअली सेलुलर लेवल पर जाकर अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. वो क्या है? बड़ा गूढ़ सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये मेरे लिए. So, देखिए, सबसे पहले इस पे हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स. तो आप ये पूछ रहे हैं कि क्या लाइफस्टाइल से हम जेनेटिक्स को भी चेंज कर सकते हैं क्या? हेल्दी खाना पीने से जेनेटिक्स को चेंज कर सकते हैं? तो इस पे हमको थोड़ा सा पहले अपने लिसनर्स को ये समझाना जरूरी कि जेनेटिक्स होता क्या है. तो जेनेटिक्स तो डीएनए स्ट्रक्चर है जो कि हमारे हर सेल का सेम है. अगर हम हमारे ब्रेन से एक सेल निकाले, हमारे हार्ट से एक सेल निकाले, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एक सेल निकाले, तो सबका डीएनए तो सेम है. लेकिन एपिजेनेटिक्स एक चीज़ होती है. एपिजेनेटिक्स
वो डीएनए का एक्सप्रेशन डिटरमिन करता है। वो डीएनए, जैसे मैंने बताया, ब्रेन सेल जो काम कर रहा है वो हार्ट सेल तो नहीं कर रहा, नहीं करेगा, और जो पेट का सेल तो नहीं कर रहा, लिवर का सेल तो नहीं कर रहा, तो एक्सप्रेशन ऑफ दैट सेल इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स, जो कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हम क्या खान पान कर रहे हैं, हमारे क्या बैक्टीरिया रहते हैं। तो आप जानते हैं हमारे गट में करोड़ों की संख्या में अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, गुड बैक्टीरिया, विच आर अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एपिजेनेटिक्स। अच्छा, इससे एक बात मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ। जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, हाथ की स्किन निकाल कर हमने किसी और ऑर्गन में लगाई, और वो तो फिर कैसे चेंज हो जाता है उनका डीएनए और एपी डीएनए? तो डीएनए नहीं चेंज होता, स्किन आपकी यहाँ पे सपोज चोट लग गई थी आपको, तो आपने यहाँ से कहीं स्किन ग्राफ्टिंग कर दी, तो दूसरी स्किन आपने लगाई, वहाँ पे ग्रो की वो स्किन, जो आपके इम्यून सिस्टम सेल्स है उसने अडेप्ट कर ली, उसमें कुछ डीएनए नहीं चेंज होता। वो एक एक्सटर्नल ऑर्गन है किसी दूसरे आदमी से या खुद की और बॉडी से, हाँ, दूसरों का भी स्किन ले लेते तो हैं। उसमें हमको हमारे इम्यून सिस्टम मैचिंग बहुत ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम के जो सेल है उसके साथ में कभी कभी हम, अगर सपोज आप किसी दूसरी बॉडी का पार्ट ले रहे हैं, या कभी कभी कैंसर में या किसी पार्ट में हम पिग की इंटेस्टाइन से कुछ लेते हैं, या तो वो सारी चीज़ें, जब एक्सटर्नल चीज़ें हम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को हमको दबाना पड़ता है। यू हैव टू टेक इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स, ताकि वो इम्यून सिस्टम उसको फेंके ना, क्योंकि बाहर की कोई भी चीज़ है तो इम्यून सिस्टम उसको वो फेंक देगा कि हमारी चीज़ नहीं है, तो वो ग्राफ्ट को या कोई इंटेस्टाइन, जैसे पिग की इंटेस्टाइन या ग्राफ्ट, फॉर एग्जाम्पल मैश, हर्निया सर्जरी करते हैं हम, तो हर्निया में मैश लगाते हैं, तो आउटसाइड थिंग्स को बॉडी रिएक्ट करती है, इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, तो वी हैव टू टेक इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स ताकि बॉडी उसको अडेप्ट कर ले। बैक्टीरिया तो फिर ग्रो हो जाएगा। देखिए, गुड बैक्टीरिया पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुड बैक्टीरिया जो हमारा गट माइक्रोबायोम है, सिर्फ गट में नहीं होता, हमारे नाक की कैविटी में के अंदर है, हमारे मुंह के ओरल के अंदर कैविटी के अंदर बैक्टीरिया, हमारे कान की कैविटी में, हमारे बालों में है, हमारे स्किन के अंदर है, तो स्किन के ऊपर है। तो अगर आप एवरेज इंसान को देखेंगे तो 30 मिलियन या 37 मिलियन सेल्स हैं हमारे शरीर में, लेकिन 5 से 10 गुना उससे ज़्यादा, मतलब 37 सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है, 5 से 10 गुना उसके अंदर आसपास बैक्टीरिया है, जो कि हमारी पूरी जेनेटिक्स, पूरी एपिजेनेटिक्स डिटरमिन करता है। तो ये एक बहुत अच्छा एनालॉजी देना चाहता हूँ मैं। एक पियानो आप देख लीजिए, है ना, एक सपोज एक पियानो है, तो पियानो हमारा डीएनए है। फॉर एग्जाम्पल आप पियानो को डीएनए मांग लीजिए, और पियानो पे आप अलग अलग गाने बजाएंगे, पियानिस्ट एक होगा, तो हमारा पियानिस्ट हमारा एपिजीनोम है, हमारे आसपास के अच्छे बैक्टीरिया है, हम खान पान में क्या खा रहे हैं, हम खराब चीज़ें लाइक जैसे अल्कोहल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, हम पानी कितना पी रहे हैं, हम मूवमेंट कितनी कर रहे हैं, ये सब हमारा एपिजेनेटिक्स है। तो एपिजेनेटिक्स तो हमारे हाथ में है, हम डीएनए हमारा कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल तो वो पियानिस्ट, मतलब जो गाना कैसे बजेगी आपकी लाइफ की, वो एपिजेनेटिक्स डिटरमिन करता है, वो आपका डीएनए नहीं डिटरमिन करता। मतलब ठीक है, देखिए डीएनए थोड़ा तो डिटरमिन करता है, तो डीएनए का रोल सिर्फ 10% है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, डीएनए का रोल सिर्फ 10% है। पियानो अच्छी क्वालिटी का है, तो अभी अगर पियानो आप बेसुरा ही खरीद लोगे तो बात अलग है, फिर उसमें आप कुछ कितना भी अच्छा पियानिस्ट बना लीजिए तो अच्छा गाना ट्यून नहीं आ पाएगी। तो मतलब जो पापा लोग कहते रहते हैं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसलिए ऐसा करा, वो एक लिमिट के बाद गलत हो जाता है। 10% उसका रोल तो है, 10% रोल तो डेफिनेटली है ना। वैसे मैं बताया, पियानो अगर आप खराब ही खरीद लेंगे या बहुत अच्छी क्वालिटी का खरीदेंगे तो उसमें म्यूजिक में तो पता चलेगी, लेकिन आप पियानो एकदम दुनिया का बेस्ट खरीद लीजिए, आपका डीएनए एकदम बेस्ट हो, मतलब आपने हैंड पिक करके आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपने बहुत इंटेलिजेंट चाइल्ड बनाया, लेकिन उसका अगर आपने एपिजेनेटिक्स, आपका एपिजीनोम, उसका खान पान, उसके अच्छे बैक्टीरिया, उसकी लाइफस्टाइल, उसके मूवमेंट, उसकी स्लीप, ये सब चीजें अगर आपने टॉक्सिन्स दिए, अल्कोहल पिया, मतलब खराब आदतें रखी, तो ये सब चीजें उस लेवल तक जाके खराब करती हैं। एपिजेनेटिक्स तो जैसे मैंने बताया 90% तो हमारा चेंज कर सकते हैं आप एपिजेनेट, अपनी अच्छी आदतों से, अच्छे खान पान से, अच्छी लाइफस्टाइल से, तो एपिजीनोम तो आपके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर मदर को डायबिटीज है, तो आपको पता है कि जेनेटिकली आपको डायबिटीज होने के लक्षण अच्छे खासे, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि जेनेटिक्स, अगर आपकी मदर फादर को डायबिटीज है तो आपको होने की चांसेस अच्छी है, सही बात है, ये एकदम लॉजिकल बात है, बट वो सिर्फ 10% है, 90% वो मौका अभी भी आपके हाथ में है। आप डाइट से, आप एक्सरसाइज से, आप सो के और स्ट्रेस ना लेके, यानी कि मेडिटेशन या ये चारों प्रैक्टिसेस करके आप उसको हेल्दी लाइफस्टाइल से आप डायबिटीज से बच सकते हैं, आप ओबेसिटी से बच सकते हैं, कैंसर से भी बच सकते हैं।
एट द सेम टाइम मैं भी पूछना चाहूँगी, लड़कियों में, लेडीज़ में, महिलाओं का स्ट्रेस और मर्दों का स्ट्रेस क्या अलग होता है? क्योंकि एक का हार्ट फेल होने की परसेंटेज और महिलाओं की हार्ट फेल होने के परसेंटेज में बहुत अंतर पाया गया है। हार्मोन का फीमेल्स, जैसे आपको पता है कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, तो एक हार्मोनल साइकिल्स फीमेल्स में अलग होती हैं। तो स्ट्रेस लेवल्स, एक तो लाइफस्टाइल वाइज हो गया, जैसे मदर वाली हमने बात की कि नॉर्मली मदर्स स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं क्योंकि बच्चों के लिए वो जो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है वो एक फादर का मतलब उस लेवल से नहीं हो सकता। तो वो तो एक अलग एंगल हो गया। बट एज अ फीमेल एंड मेल अगर देखेंगे तो अलग अलग बॉडीज हैं, कुछ हार्मोन साइकिल्स अलग हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट लेने का उनका तरीका अलग है और डेफिनेटली हार्मोन साइकिल्स अलग है, तो स्ट्रेस में तो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता ही है। तो लेकिन जैसे बोन हेल्थ इश्यूज, ओवरीज होती हैं फीमेल में, तो वो तो बेसिकली डाइट हमको अलग अलग लेना पड़ता है। और फीमेल्स जैसे जैसे एज होती है और मेल्स जैसे जैसे एज होती है, तो हमको अलग अलग कुछ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को ध्यान रखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स के लिए हार्मोनल हेल्थ या ओवरी, तो उसके लिए हमको कैल्शियम, विटामिन, ये सब कुछ सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है हर फीमेल्स को। मेल्स को भी ज़रूरी है ना, लेकिन फीमेल्स को वो जो लॉस है ऑस्टियोपोरोसिस और ये बोन वाली बीमारी, कुछ बीमारियों के लिए फीमेल्स ज़्यादा प्रोन है और कुछ बीमारियों के लिए मेल्स ज़्यादा प्रोन है। तो ये सारे अलग अलग वेरिएशंस ज़रूर होते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर आप ये 4 पिलर्स पे फोकस करेंगे तो आप हेल्दी रह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अवेयरनेस। अच्छा, एक बहुत प्यार भरी बातें कही जाती हैं कि मतलब फिल्मों में होता है कि दोनों का बर्ड्स का जोड़ा, पंछियों का जोड़ा था, एक की मौत हो गई तो दूसरी की भी मौत हो जाती है, ऐसा लव बर्ड्स के बारे में कहा जाता है। और असल ज़िंदगी में भी ये देखने को कई बार मिलता है कि अगर पति या पत्नी चली गई है तो पति भी पीछे पीछे वैकुंठ धाम की तरफ निकल लेते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा होता है, आपके हाथ पे पावर है। हम फिर से माइंडसेट डिपेंड पे आ जाते हैं। अगर आप किसी आदमी से अपना जीवन इतना जोड़ लेंगे कि वो माइंड के हाथ में, अगर माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि अगर आप माइंड को एक ये पेड़ ले लीजिए और आप इससे पेड़ से इतना कनेक्ट हो जाए कि ये पेड़ मेरी ज़िंदगी है। अगर आप रोज़ उठ के इस पेड़ को पानी दीजिए और आप फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ते से आप अटैच हो जाए, तो आप कुत्ते के मरने के बाद यू विल बी अफेक्टेड साइकोलॉजिकली, यू विल बी अफेक्टेड मेंटली, एंड फिर उसके बाद आप हो सकता है उतना लंबा जीवन ना जिए। तो ये माइंडसेट की बात है। देखिए, प्यार और लाइफ पार्टनर तो डेफिनेटली होना चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को, हमको, हर आदमी को, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, आई थिंक कि वी एज ह्यूमंस फर्स्ट हमको रखना चाहिए अपने आप को, और फिर हमारे लाइफ पार्टनर को ऑलमोस्ट इक्वल नजरिया दे सकते हैं आप उनको, बट उससे ज़्यादा देंगे तो वो आपकी लाइफ का स्ट्रेस ही अल्टीमेटली बन जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड को कुछ हो गया या वाइफ को कुछ हो गया, और आप जीवन दोनों साथ में तो नहीं जी सकते, जी भी सकते हैं, बहुत लोग हैं हस्बैंड वाइफ जो 90 साल तक साथ में रहते हैं, तो फिर वो नजरिया और वो सोच दोनों का उस तरफ से होना चाहिए। अगर वन साइडेड होगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, फिर इट विल बी मोर ऑफ अ चांस फॉर अ स्ट्रेस फॉर वन ऑफ द पर्सन जिसकी तरफ से है, या तो दोनों की तरफ से वो हो कि हम साथ में रहेंगे, साथ में घूमेंगे, तो फिर वो commitment has to be both sides to be enjoy the benefits of it and not take the stress angle of it, not take the worst thing out of it. ऐसे में जो नई जनरेशन है जो बिल्कुल अभी शायद उस पड़ाव पर है, जो 30s 40s के पड़ाव पर, क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो बीमारियों से पहले बचे फिर आगे बढ़े? तो जैसे मैं अभी रिसेंटली IIT कानपुर भी गया था, वहाँ पे मैंने IIT कानपुर के बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, तो मैंने उनको भी ये पिलर्स के बारे में बताया। तो बचपन से सब हमारी लाइफ में एक तो ऑब्वियसली ये सारे पिलर्स पे ध्यान देना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं देना चाहता हूँ जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर इनटेक, हाइड्रेशन बहुत इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारी लाइफ के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन, हमारी बॉडी में 70% पानी होता है और प्लैनेट अर्थ में भी पानी होता है 70%। तो क्या लगता है कि प्रकृति या भगवान या यूनिवर्स या जिसने भी ये धरती बनाई है उसने ये गलती कर दी है, ये इत्तेफाक कर दिया, इज इट अ कोइंसिडेंस? इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन विथ वाटर। सो वो तो चलिए बात की बात है। पानी इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वाटर इनटेक, हाइड्रेशन इनटेक अच्छे से रखेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। खास करके जो यंग लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं या और इवन मेल मैन ऑल्सो,
वी ड्रिंक लेस वाटर ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग बिजी प्रोफेशन सो दैट कि हमको बार बार टॉयलेट ना जाना पड़े या हमको अनहाइजीनिक वॉशरूम्स के चक्कर में हम पानी कम पीते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्टेट ऑफ सेलुलर डिहाइड्रेशन में रह रहे हैं हम बहुत सारे लोग। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि हमको उससे बच के रहना, पानी अच्छे से पीना। और न्यूट्रिशन तो देखिए मोर और लेस ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर भी कर रहे हैं न्यूट्रिशन। तो लेकिन सो नंबर 1 टिप कि पानी अच्छे से पीना है। कितना पानी पीना है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और नंबर 2 ऑब्वियसली एक्सरसाइज। तो यंग लोगों के लिए डिपेंड करता है आपका क्या लाइफस्टाइल है। अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सिडेंट्री है तो यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू अ एक्टिव लाइफस्टाइल। एंड तो जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास नॉर्मली टाइम नहीं होता है एक्सरसाइज करने का, बट कोई ना कोई फॉर्म ऑफ स्पोर्ट में एक्टिवेट रहे, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ रनिंग हो गया, स्पोर्ट हो गया, या जैसे कैंपसेस है तो उसमें आप चल सकते हैं। जैसे अगर यंग और एक्टिव है तो अब मैं अभी यहाँ पे भी आया तो मैं लिफ्ट से नहीं आया, मैंने लिफ्ट यूज़ करना बंद कर दिया। सपोज अगर 11-12 माले की कोई बिल्डिंग में जाना है, दैट्स डिफरेंट, बट up to 5-6 floors I never use the lift. So these are mindset changes. Yes. So you have to develop a healthy mindset. तो ये एक टिप है कि आप ओवरऑल एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है। अगर यहाँ से वहाँ जाना है तो पैदल जाइए। सब हम पुराने जमानों की और टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए। अलग अलग लोगों की अलग अलग दिनचर्या की साइकिल होती है, सर्कैडियन क्लॉक भी अलग अलग होती है। तो कुछ लोग होते हैं जो लोग नाइट में एक्टिव है, तो वो हिसाब से शेड्यूल अपना एडजस्ट कर सकते हैं। बट स्लीप को इम्पोर्टेंट देना बहुत जरूरी है। और कोई ना कोई फॉर्म ऑफ डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी, यानी जो आपने पूछा था स्ट्रेस को मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो दीज आर द मेन टिप्स। वेरी ट्रू। और जो मतलब 50s के आसपास की महिलाएं हैं, पॉसिबली दे आर गोइंग थ्रू द मेनोपॉज, मेन दे आर सीइंग द एकदम एक्यूट एक डिप्रेशन आता है कि डिप इन एनर्जी आता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अगेन वही सेम ही चीज़ है। देखिए अगर एक तो माइंडसेट अच्छा रखना है, एक और अपने बॉडी को डिजीजेज से बचाने के लिए, बीमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज से बचाने के लिए अपनी बॉडी की अवेयरनेस रखनी है। कैंसर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो दारू भी नहीं पीते थे, हम स्मोकिंग भी नहीं करते थे, लेकिन हमको कैंसर हो गया। तो आपको क्या लगता है ये सही है? मेरा अगला सवाल है यही था ना, आप डॉक्टर है ना, तो आपसे ही पूछ रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लोग कैंसर से जो लोग डरते हैं, कैंसर तो एक हम एक नजरिया ले रहे हैं, एनी बीमारी के बारे में हम बात करें, Scary when you talk about it. बट अवेयर अगर आप बॉडी में रहेंगे, अगर आपको सपोज लिवर कैंसर है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको कोई दर्द नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हमने टेस्ट कराया तो कैंसर आ गया, है ना। तो बॉडी आपको, अगर आप महीनता से देख रहे हैं, जो हम पहला सवाल हमने शुरुआत में पॉडकास्ट की बात की थी, वही सेम अवेयरनेस। अपनी बॉडी को आपको, अगर आप अपनी बॉडी के बारे में आप ख्याल नहीं रख पा रहे, अवेयर नहीं रह पा रहे, तो आप अपने बच्चों का उतने हद से कैसे रखेंगे, या आपको किसी प्यार वालों को कैसे रखेंगे। तो आपको प्यास ना लगने से पहले पानी पीना है, अपनी नींद आने के समय पे सोना है, भूख लगने के समय पे खाना है, भूख कम लग रही है या वजन कम हो रहा है या वजन बढ़ रहा है तो आपको अवेयर होना है, आपकी एनर्जी लेवल्स डिप हो रही है तो आपको अवेयर होना है। तो उस सब चीज़ों से अगर आप अपना ये पिलर्स ऑफ हेल्थ और ओवरऑल हेल्दी रह रहे हैं और आपकी लाइफ सब अच्छी चल रही है, तो आपको अच्छा करते रहना है। लेकिन अगर आपको दिन में नींद ज़्यादा आती है, आपको दिन में अलर्टनेस लेवल कम होता है, या आपको बार बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या बार बार कुछ भी अगर बीमारी हो रही है, तो आपको अपनी बॉडी से, आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए कि आपकी बॉडी में आप क्या गलत कर रहे हैं। खाना गलत खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, कि एक्सरसाइज की कमी है, कि नींद की कमी है, कि स्ट्रेस अननेसेसरी ज़्यादा ले रहे हैं, लोगों की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर अपनी बॉडी तक, अगर कैंसर ऐसा हो नहीं सकता, तो कैंसर से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि दर्द नहीं होता। एंड नॉर्मली एक दर्द ही एक ऐसी चीज़ है जो एक पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाता है। Exactly. पर वो दर्द तो बहुत लास्ट सिम्टम होता है। दर्द बहुत, कैंसर में सबसे प्रॉब्लम कि कैंसर पकड़ा पहले क्यों नहीं जाता है, इसका यही रीज़न है कि कैंसर में दर्द लास्ट स्टेज में होता है, जब आसपास के ऑर्गन में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन कैंसर में लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख कम लगना, एनर्जी लेवल्स कम रहना, नींद कम आना, या एंजाइटी रहना, या डिस्टर्बेंसेस इन द गट साइकिल, पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या लूज मोशन होती रहती है, कुछ ना कुछ अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसको आपको ठीक करना है। यही अल्टीमेटली बैक टू द सेम क्वेश्चन कि हमको यही सेम क्या क्या चीज़ें में ठीक करना है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको यूरिन में जलन हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। Definitely. तो Definitely.
आजकल नया कंसेप्ट है जो हो गया, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल मेडिसिन। फंक्शनल मेडिसिन, मैं क्योंकि कैंसर सर्जन हूँ, मैं ऐसे पेशेंट्स बहुत देखता हूँ। तो फंक्शनल मेडिसिन क्या होता है? फंक्शनल मेडिसिन ये होता है कि बीमारी को होने से पहले ठीक करना है, प्रिवेंटिव मेडिसिन। बट उसके लिए भी या तो आप अपने मास्टर बन जाइए, हाँ, या तो आप अपने इतनी पढ़ाई करिए कि आपको बॉडी में क्या खाना चाहिए, आपको पानी कितना पीना चाहिए, एक्सरसाइज, या तो आप मास्टर बन जाइए, या तो आप अपने किसी एक सीनियर डॉक्टर या कोई फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर या किसी गुरु या किसी से आप तो एडवाइस लेना पड़ेगा आपको कि आपकी हेल्थ के बारे में। तो फंक्शनल मेडिसिन ये कंसेप्ट है कि हमको बीमारी होने ही नहीं देना है। तो उसके लिए आजकल कैसा हो गया है कि हमने इतनी ढेर सारी चीज़ें, हम ह्यूमंस, हम जैसे जैसे नई नई चीज़ें इन्वेंट करते रहते हैं, हम प्रॉब्लम अपनी लाइफ की खुद ही क्रिएट करते हैं। अग्री। जैसे हम सर्कैडियन रिदम की बात कर रहे थे, नींद की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हमने कैसे शुरू की? पहले जमाने में हम सूर्योदय के साथ उठते थे, सूर्यास्त के साथ सो जाते थे। वी वेक अप विद सनराइज, स्लीप आफ्टर सनराइज। कुछ करने को नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी, करेंगे क्या रात को? फिर हमने लाइट इन्वेंट कर दी, और लाइट इन्वेंट करने से फिर हमने रात को उजाले, रात को पार्टी, रात को लाइट साउंड। तो उससे आपको नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, एंग्जाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। तो क्या होगा? आप अपनी क्लॉक के साथ हम खुद मेस कर रहे हैं। एक और बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि जो 1950s में जो बीमारी लोग मरते थे, वो इन्फेक्शियस डिजीजेस से मरते थे ज्यादातर, है ना? जब 1940s या 1900 में हमारे दादी नानी, लाइफ स्पैन होता था 40-50 साल, और हम बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते थे तो हम मर जाते थे, क्योंकि हमको इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं था। एंटीबायोटिक्स नहीं था, करेक्ट। तो एंटीबायोटिक्स जब डेवलप हुआ, तो आज की लाइफस्टाइल में हम इन्फेक्शन, कोविड वाज एन एक्सेप्शन, बट अदरवाइज हम इन्फेक्शियस डिजीजेस से तो नहीं मरते, मरते नहीं हम इन्फेक्शियस डिजीज। नई एंटीबायोटिक्स है, एडवांस डिजीजेस है, इंजेक्शन, ये वो फलाना ढिमकाना, बट हम इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं मरते। आजकल हम लाइफस्टाइल डिजीज से मर रहे हैं, डायबिटीज से मर रहे हैं, ओबेसिटी से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने एंटीबायोटिक्स डेवलप किए, ह्यूमंस की आदत है कि हम हर चीज को ओवर कर देते हैं। तो हमने एंटीबायोटिक्स सिर्फ अपने बॉडी के लिए नहीं बनाए, हमने पेस्टिसाइड बनाए, हमने आस पास का सब कुछ। हम आजकल ये टेबल साफ करते हैं एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन से, है ना? हम जमीन साफ करते हैं एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन से, हम अपना माउथ वॉश करते हैं 100% एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश से। हम उसको सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं। मतलब हम कुछ भी करने जाएंगे तो हम पेस्टिसाइड से, हम अपना सॉइल में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो क्योंकि हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, इंसान है कि हमको 100 फ्रूट लग रहा है तो हमको उसको 200 करना है, और सब अच्छा चाहिए। कोई मक्खी ना खा ले, मधुमक्खी ना खा ले। नेचर को एग्जिस्ट नहीं करने देते हम साथ में, हम नेचर को एनक्रोच करके हमने ग्रीन काट दिया सब। तो ये इसके वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से न्यूट्रिएंट क्वालिटी गिर गई है। मतलब आज आप सब्जी कहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एवोकाडो। एवोकाडो आपने सुना होगा, एक फल होता है, बहुत हेल्दी फ्रूट होता है, सुपर फूड माना जाता है। और तो ऐसे हेल्दी चीजें खाने से हम हेल्दी रहते हैं। बचपन हम जो हमारे 50 ईयर्स पहले दादी नानी जमाना थे, वो भी कोई दवा खाते थे क्या? कैल्शियम खाते थे क्या? विटामिन खाते थे क्या? क्योंकि हम जब नेचर के 50 साल पहले न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द फूड वाज गुड, खाने का न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छा होता था, क्योंकि पेस्टिसाइड नहीं होते थे। और अब एवोकाडो को हम कंपेयर करेंगे अगर 50 साल से, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ एवोकाडो इज ओनली 10%, जो 50 साल पहले था। ऑर्गेनिक एवोकाडो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पेस्ट, क्योंकि पेस्टिसाइड यूज करके आप बोलेंगे कि मैं ऑर्गेनिक खा रहा हूँ, मैं पेस्टिसाइड के बिना खा रहा हूँ, लेकिन इतने हजारों सालों से तो हमने पेस्टिसाइड से सॉइल के जो अच्छे बैक्टीरिया खत्म कर दिया ना, सॉइल की क्वालिटी खराब कर दी। सदगुरु भी बोलते हैं सेव सॉइल। तो हमने सॉइल की क्वालिटी खराब कर दी, तो हमारा न्यूट्रिएंट वैल्यू खराब हो गया। तो उसके बदले में अब ये क्या है कि हमको मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट खाना जरूरी है। तो या तो आप अगर हेल्दी जीना सच्ची में चाह रहे हैं, तो या तो आप दवाइयाँ खाएं, बीपी की, शुगर की, मोटापे की, वेट कम करने की, कोलेस्ट्रॉल कम करने की, या तो आप सप्लीमेंट्स खाएं। कुछ तो सप्लीमेंट्स कुछ है जो हमको खाने जरूरी हैं लाइफ में। मतलब ये आप नहीं उम्मीद कर सकते कि न्यूट्रिएंट से मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल डाइट इतना चेंज हो गया है। प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप बॉम्बे में रहते हैं हम, तो हमको वड़ा पाव मिलता है, वड़ा पाव के साथ में चटनी मिलती है। अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो आप साउथ इंडिया खाना खाते हैं तो उसमें चटनी होती है अलग अलग। नॉर्थ इंडिया जाते हैं तो उसमें अचार होते हैं। आप कोरिया चले जाएंगे तो उनके पास किमची सैलेड होगा, है ना? ऐसे आपने सुना होगा। तो ये सारे प्रोबायोटिक्स है, गुड बैक्टीरियाज है
which were an essential part of our natural cultural diet. इंडिया का अलग है, यूपी का अलग है, कोरिया का अलग है, जापान का अलग है, पर ये हमारी नेचुरल डाइट थी, तो उसमें हम हेल्दी बैक्टीरिया कंज्यूम करते थे, तो हमारा हेल्थ ओवरऑल हेल्दी रहता था. बट अब न्यूट्रिएंट क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि सप्लीमेंट्स तो लेना पड़ेगा, विटामिन के, कैल्शियम के, कुछ मैग्नीशियम के. थोड़ा मतलब आपकी अपनी बॉडी को आप अवेयर रहना पड़ेगा, और आपकी बॉडी को क्या है एज के हिसाब से, जैसे आपने बोला मेनोपॉज के आसपास विमेन को कुछ अलग सप्लीमेंट्स लेने पड़ते. अब सप्लीमेंट्स की बात करेंगे तो बहुत लंबा. चलिए डॉक्टर साहब, थैंक्स लॉट इतनी सारी जानकारी देने के लिए. इतनी नई नई चीज़ें मुझे मालूम पड़ रही है, आई एम श्योर दर्शकों को भी मालूम पड़ ही रही होंगी. थैंक यू सो मच. स्टे हेल्दी, पानी अच्छे से पीजिए, और 4 पिलर्स को फॉलो करके आप हेल्दी रहिए. थैंक यू. चलिए भैया, तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया है 4 पिलर्स हैं, अपना ध्यान रखना है, और जान है तो जहान है, ये कहते रहना है. हमारे स्पेशल पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.